हो गया। तो आज हम लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है? लास्ट टर्न पे क्या हो रहा था? ट्रांसक्रिप्शन लेवल वाला जो है उसको हम लोगों ने देख लिया था। तमाम तरीके के मॉडिफिकेशंस हमने देखे थे। क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कैसे होती है ये भी हमने देखा था। डीएनए का मेथाइलेशन, हिस्टोन का मेथाइलेशन, एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको बात करनी है, जो टॉपिक है आज का हमारा, वो है प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए। ठीक है, तो जो टॉपिक आज का है हमारा वो है प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए। देखिए, एमआरएनए का मेन काम क्या होता है? एमआरएनए का मेन काम होता है कि जो मैसेज डीएनए के पास है उसको ट्रांसफर करना राइबोसोम्स तक, ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। यही मेन काम होता है एमआरएनए का। अब कौन सी प्रोटीन सेल में कितने ड्यूरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, कब रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से ही इस एमआरएनए का या उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए जो एमआरएनए है उसका लाइफ स्पैन डिसाइड होता है। एमआरएनए जो है वो हमेशा एक्युमुलेटेड फॉर्म में सेल के अंदर नहीं रहता है। जब उसकी जरूरत, जब प्रोटीन की जरूरत होगी तो वो सिंथेसाइज होगा और उसके बाद उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा, जितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन बनाना है बनाने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि एमआरएनए का लाइफ स्पैन जो है वो वेरी करता है। सेल की डेवलपमेंटल स्टेज क्या है, सेल का फंक्शन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अब आपको मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर अगर हम दो स्पेसिफिक रीजन डिफाइन करना चाहें तो एक तो आप जानते हैं इसके अंदर क्या होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, और दूसरा ये पूरा जो इलाका हो गया ये क्या है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यही तो हुआ। तो न्यूक्लियोप्लाज्म है और न्यूक्लियोलस है। ओपन कर दो, ओपन कर दो, थोड़ा लाइट आएगी ना, इसमें दिखेगा, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। ले पूरा ओपन करो। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। अब ये दो अलग अलग फ्रैक्शंस हैं न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं। हमको मालूम है कि न्यूक्लियोलस में कौन सी जीन होती है, किस जीन को ट्रांसक्राइब करने के लिए, या हम कहें कि कौन सा आरएनए यहाँ पे ट्रांसक्राइब होता है, मेनली आरआरएनए। यानी आरआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर होगा, न्यूक्लियोलस वाले रीजन में। और उसके अलावा जितने भी आरएनए हैं, यानी कि ऑल अदर टाइप्स ऑफ आरएनए यहां पे ट्रांसक्राइब होंगे। तो आरआरएनए का जो फ्रैक्शन है वो यहां तक रेस्ट्रिक्टेड है। उसके अलावा जितना भी आरएनए का टाइप है वो यहां पे ट्रांसक्राइब हो रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म में। और यही जितना फ्रैक्शन है आरएनए का, उसको हम क्या कह देते हैं, एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोन्यूक्लियर इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि यहां पे डिफरेंट टाइप्स के आरएनए, और इवन अगर एमआरएनए भी है तो वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग में है। तो इसलिए इस डिफरेंस की वजह से इसको हम कहते हैं हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। ये बात समझ में आ गई। तो बेसिकली जो हम प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए की बात कर रहे हैं, एमआरएनए तो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, हम प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए की बात करेंगे। इसकी प्रोसेसिंग होने के बाद हमको फाइनली एमआरएनए मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब प्रोसेसिंग के दौरान कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये आप समझ लें। तो स्टेप्स कौन कौन से हैं जिसको कंप्लीट करने के बाद प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी? पहला जो स्टेप होता है वो कहलाता है कैपिंग। और कैपिंग में बेसिकली होता क्या है, 5 mg कैप ये ऐड कर दी जाती है नेसेंट आरएनए पे, जो नया नया भी सिंथेसाइज हुआ है।
5 मिथाइल गुआनोसिन कैप। जो दूसरा काम होता है प्रोसेसिंग के दौरान, वो दूसरा काम बेसिकली होता है टेलिंग का, या इसको हम और क्या कह देते हैं, पॉलीएडिनाइलेशन। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे उसको ऐड कर दिया जाएगा एट 3 प्राइम एंड। तो कैपिंग हो गई 5 प्राइम एंड पे, टेलिंग हो गई 3 प्राइम एंड पे। इसके बाद जो तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोसेसिंग के दौरान, उसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स को रिमूव करना और बचे हुए एक्सॉन्स को वापस से जोड़ देना, ताकि जीन की फंक्शनल कॉपी या कोडिंग पार्ट ही केवल रहे एमआरएनए में, उसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद प्रोसेसिंग मोस्ट ऑफ द एमआरएनए में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन कुछ आरएनएज ऐसे हैं जिनमें ये सारे स्टेप्स होने के बाद एक एडिशनल स्टेप भी परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है, और उसको हम कहते हैं आरएनए एडिटिंग। ये चारों स्टेप्स अगर हो गए तो इसका मतलब अब पूरी तरीके से एमआरएनए प्रोसेस हो चुका है। नाउ इट इज रेडी टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोसॉल इन ऑर्डर टू परफॉर्म ट्रांसलेशन। हो गया, ये 4 स्टेप्स हमने देख लिए। अब एक एक स्टेप हम डिटेल में देखेंगे। नोट कर लिए, मिटा दें? चलो इधर का मिटाते हैं पहले। तो ध्यान दीजिए इधर, ये सारे स्टेप्स शुरू करने से पहले प्रिपरेटरी स्टेप परफॉर्म किया जाता है। पहले तैयारी की जाती है प्रोसेसिंग की। तो उस तैयारी के दौरान क्या होता है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। हमको देखना है रोल ऑफ CTD ऑफ RNA pol 2 in mRNA processing। ये प्रिपरेटरी स्टेप है। हम CTD या C टर्मिनल डोमेन ऑफ RNA पॉलीमरेज 2 का रोल देखने जा रहे हैं mRNA प्रोसेसिंग में क्या होता है। तो देखिए, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन जब शुरू होता है तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये वाला पोर्शन अगर स्ट्रक्चरल जीन का है तो स्ट्रक्चरल जीन के ही बगल में या अपस्ट्रीम पे प्रोमोटर सीक्वेंस होगा, और इसी प्रोमोटर से कौन आकर के बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज। और चूंकि एमआरएनए की सिंथेसिस होनी है तो कौन सा वाला बाइंड करेगा, पॉलीमरेज 2। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 ये यहां आकर बाइंड करता है। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर्स, जो इस आरएनए पॉलीमरेज को यहां पे बुलाते हैं या रिक्रूट कराने का काम करते हैं। ठीक, तो लेट सपोज कि यहां पे कई सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर्स जो है वो पहले से प्रेजेंट हैं। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर्स हैं वो बेसिकली फैक्टर्स ही, लेकिन वो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने का काम कर रहे हैं। ये ऑलरेडी यहां पे मौजूद है।
अब होता क्या है, ध्यान दीजिए, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसमें कई सब यूनिट्स होती हैं और इसमें एक जो लार्ज सब यूनिट इसकी होती है उसमें होती है टेल। तो ये क्या है, टेल ऑफ लार्ज सब यूनिट किसकी, आरएनए पॉलीमरेज 2 की। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस टेल वाले सेगमेंट की ही हम बात करेंगे फिलहाल। तो देखते हैं क्या खासियत है। ये जो टेल वाला रीजन है, अगर हम इसको इधर बना दें, चलिए लेट्स से, ये हो गई टेल। अब दूसरा कलर यूज करेंगे, ये दिख नहीं रहा है। टेल वाला जो रीजन होता है इसमें 7 एमिनो एसिड के रिपीट्स होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये इस तरीके से रिपीट सीक्वेंसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऐसे चलता चला जाएगा यहां से यहां तक का, ये इसको हम क्या कह रहे हैं, सिंगल रिपीट ऑफ 7 एमिनो एसिड्स। भाई जाहिर सी बात है ये इस एंजाइम का पार्ट है, इसका मतलब ये प्रोटीन का बना हुआ है। प्रोटीन का बना हुआ है तो इसका मतलब एमिनो एसिड्स का बना हुआ है। तो ये एमिनो एसिड्स जो है टेल के रीजन में रिपीट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वही 7 एमिनो एसिड्स एक के बाद एक के बाद एक रिपीट होते जाएंगे। और कितनी बार रिपीट होते हैं ये नहीं, यही तो समझना है। 7 तो सिंगल रिपीट को हम कह रहे हैं, ये रिपीट यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिपीट्स की अगर हम बात करें तो ये होते हैं 52। 52 रिपीट्स होते हैं, यानी कि ये जो चंक है ये 52 बार रिपीट होगा इस तरीके से। और हर एक रिपीट में 3 सेरीन रेसिड्यूज होते हैं। अब 3 ना जानिए आप, 2 ही जानिए, क्योंकि 2 का ही मेन काम होता, होते तो 3 है लेकिन 2 किसी खास काम में इन्वॉल्व होते हैं। वो काम क्या है बता रहे हैं। लेट सपोज यहां पे एक सेरीन ये है, दूसरा सेरीन ये दोनों क्या है, दीज आर सेरीन रेसिड्यूज। सेरीन भी एक अमीनो एसिड है। अब ये जो सेरीन रेसिड्यू होता है, इस सेरीन रेसिड्यू पे होता है क्या, इट अंडरगोज या अंडरगो, दोनों की बात कर रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन। बात समझ में आ रही है। ये टेल किसकी है, आरएनए पॉलीमरेज 2 की। इस टेल में 7 एमिनो एसिड का रिपीट है। उस रिपीट में 2 सेरीन रेसिड्यूज जो मौजूद हैं उनका क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन, यानी उन सेरीन रेसिड्यूज पे फॉस्फेट ग्रुप जाके अटैच हो रहा है। हो गया। इसका मतलब 2 फॉस्फेट यहां जुड़ जाएंगे, 2 अगले रिपीट में, 2 अगले रिपीट में, ऐसे तो जुड़ेंगे सब जगह। जहां जहां सेरीन है उस रिपीट में सब जगह फॉस्फेट जुड़ जाएंगे। टोटल कितने नंबर ऑफ फॉस्फेट्स जुड़ जाएंगे, कितने, यस, टोटल जो फॉस्फोराइलेशन होगा वो हो जाएगा 104। क्यों, क्योंकि 52 रिपीट्स हैं, हर एक रिपीट में 2 सेरीन पे जुड़ना है फॉस्फेट। तो 52 52 इंटू 2 इक्वल्स टू 104। 104 फॉस्फेट्स जो है वो इस आरएनए पॉलीमरेज की टेल पे जुड़ गए। अब उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि जिन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर्स ने इसको बुलाया था आरएनए पॉलीमरेज 2 को और बैठाया था तसल्ली से, जब ये फॉस्फोराइलेशन इवेंट हो जाती है तो अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से ये आरएनए पॉलीमरेज 2 डिटैच होता है। इस फॉस्फोराइलेशन की वजह से, नेगेटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से, नाउ दिस आरएनए पॉलीमरेज कैन डिटैच फ्रॉम दिस ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एंड कैन मूव फॉरवर्ड टू परफॉर्म एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन। जब तक यहां से छूटेगा नहीं, लोग पकड़े रहेंगे, जाने नहीं देंगे, तो आगे जा नहीं पाएगा। तो आगे जाने के लिए डिटैच होना जरूरी है। डिटैचमेंट के लिए ये फॉस्फोराइलेशन इवेंट हो रही है। अब ये आगे चला गया। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होती है, यही फॉस्फोराइलेशन एक काम और करता है। वो क्या करता है,
यानी कि हम यहां पे कहें कि फॉस्फोराइलेशन ऑल्सो परफॉर्म्स, या ऐसे कहें ऑल्सो प्लेज रोल इन। एक रोल तो हमने बता दिया कि इनिशिएशन फैक्टर से डिटैच कराना। दूसरा रोल क्या है? दूसरा रोल है इन रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फैक्टर्स या कॉम्प्लेक्सेस। बात समझो, फॉस्फोराइलेशन की ही हेल्प से जब ये आरएनए पॉलीमरेज फ्री होके आगे बढ़ गया, ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर दिया इसने, तो उसके बाद अब नए फैक्टर्स या नए प्रोटीन्स इसके साथ अटैच हो पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फोराइलेशन। और वो नए फैक्टर्स या नए प्रोटीन्स का काम क्या होगा? उनका काम होगा एमआरएनए की प्रोसेसिंग में। जो 4 स्टेप्स हमने आपको बताए, कोई तो परफॉर्म करेगा उसको परफॉर्म करने वाले जो प्रोटीन और एंजाइम्स हैं वो अब आके आरएनए पॉलीमरेज के टेल से जुड़ेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है ये आप समझ लीजिए। यूकैरियोट्स में जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है और लगभग 25 बेसिस ट्रांसक्राइब हो जाते हैं, 25 न्यूक्लियोटाइड्स का एमआरएनए इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तैयार हो जाता है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है कि जो भी ट्रांसक्रिप्शन, जो भी प्रोसेसिंग मशीनरी इस टेल से जुड़ी थी, वो अब इस टेल से अलग होके, डिटैच होके, वो जो नया एमआरएनए बना है 25 न्यूक्लियोटाइड का, उस पे चली आती है। क्यों? उस नए एमआरएनए की प्रोसेसिंग स्टार्ट करने के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता जा रहा है, लगभग एट द सेम टाइम उस एमआरएनए की प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो जाती है। भाई 25 न्यूक्लियोटाइड में ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं आरएनए पॉलीमरेज को, उसके तुरंत बाद ही प्रोसेसिंग स्टार्ट, तो ट्रांसक्रिप्शन लीड करता है और जस्ट बिहाइंड उसके प्रोसेसिंग भी चालू हो जाती है। तो ये था कि ये जो सी टर्मिनल डोमेन है, ये जो टेल है, ये क्या है? बेसिकली सी टर्मिनल की तरफ है। तो सी टर्मिनल डोमेन का जो रोल है प्रोसेसिंग में, वो हमने आपको बताया। क्योंकि सी टर्मिनल डोमेन अगर नहीं होगी तो प्रोसेसिंग फैक्टर्स और कॉम्प्लेक्सेस आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ ही नहीं पाएंगे, और जब जुड़ नहीं पाएंगे तो प्रोसेसिंग कैसे होगी? क्लियर हो गई ये बात? लिख लिए भैया? मिटा दें? देखो, ऐसे ना समझ में आए तो इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। सब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, देख लिया करो घर जाके वीडियो भी। अब आज उतनी जल्दी तो अपलोड हो नहीं पाएगा, आज बहुत एडिट करना पड़ेगा, इधर उधर की चीजें भी हो रही हैं उसी में। अब हम बात करेंगे एक्चुअल स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग की। तो उसमें सबसे पहला स्टेप हमने आपको क्या बताया था? कैपिंग, यही तो बताया था। अब कैपिंग स्टेप कैसे परफॉर्म की जाती है? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमने आपको बता दिया कि जो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स है वो अब एमआरएनए से या नेसेंट आरएनए से, अभी वो एमआरएनए नहीं बना है, नेसेंट आरएनए से जुड़ गया। उसके बाद सबसे पहला काम होगा कैपिंग। कैपिंग कैसे होती है? आपको मालूम है, कैपिंग होती है एट 5 प्राइम एंड। तो जो 5 प्राइम एंड है आरएनए का,
5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेट सपोज दिस इज 5, इधर से करते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम। इस 5 प्राइम एंड की तरफ जो फॉस्फेट ग्रुप होगा, फॉस्फेट, पहले स्टेप में इसको रिमूव किया जाएगा। तो आप पहले ये जान ले कि कैपिंग की जो प्रोसेस है वो कितने फैक्टर्स या हम कहें कितने एंजाइम्स मिलके परफॉर्म करते हैं। तो टोटल 3 एंजाइम्स होते हैं, 3 एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। इस कैपिंग के प्रोसेस में 3 एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से तीनों का अगर हम नाम लिखते हैं यहां पे, तो पहला जो होता है वो होता है फॉस्फेटेज, दूसरा जो होता है वो होता है गुआनिल ट्रांसफेरेज, और तीसरा जो एंजाइम होता है वो होता है मिथाइल ट्रांसफेरेज, मिथाइल ट्रांसफेरेज। तो ये 3 एंजाइम्स मिलके एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में 5 प्राइम एंड पे कैप पहनाते हैं, और वो कैप होती कौन सी है, बेसिकली 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैप होती है, 7 mg कैप उसको कहते हैं। तो होता क्या है आप समझिए। फॉस्फेटेज सबसे पहले आएगा। फॉस्फेटेज क्या करेगा, व्हाट इज द रोल ऑफ फॉस्फेटेज? फॉस्फेटेज जो है इट रिमूव्स 1 फॉस्फेट फ्रॉम 5 प्राइम एंड। हम जानते हैं ना न्यूक्लियोटाइड का जो ओरिएंटेशन होता है उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे कहते हैं 5 प्राइम फॉस्फेट और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल, यही तो कहते हैं ना। 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल होता है, 5 प्राइम पे फॉस्फेट एंड होता है। वो 5 प्राइम वाला जो फॉस्फेट है उसको फॉस्फेटेज ने रिमूव कर दिया, खाली हो गया एंड। अब सेकेंड जो एंजाइम है वो अपना काम करेगा। ये क्या करेगा, नाम ही इसका सजेस्ट कर लीजिए, देख लीजिए आप, गुआनिल ट्रांसफेरेज। इसका मतलब इट ट्रांसफर्स या हम कहें एड्स जीएमपी एट डीफॉस्फोराइलेटेड साइट। जिस साइट से फॉस्फेट रिमूव हुआ था वहां पे गुआनिन मोनोफॉस्फेट को ये ऐड कर देता है। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जब ये जीएमपी ऐड हो गया इस एंड पे फॉस्फेट के हटने के बाद, तो इसके बाद तीसरा एंजाइम अपना रोल प्ले करेगा, मिथाइल ट्रांसफेरेज। और ये क्या करेगा, इसके भी नाम से क्लियर है, इट एड्स मिथाइल ग्रुप टू द गुआनिन। जीएमपी का जो गुआनिन बेस है उससे ये मिथाइल ग्रुप अटैच कर देगा और इस तरीके से 7th पोजीशन पे अटैच करेगा। इस तरीके से 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप जो है वो तैयार हो जाएगी। क्लियर हो गई ये बात? लिख लो भैया जल्दी से। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों एंजाइम्स कहां होंगे? लोकेशन क्या है इसकी, कहां पाए जा रहे होंगे? जो गेस कर ले जाएगा हम समझेंगे कि उसी के पास दिमाग है, बाकी लोग बिना दिमाग के बैठे हैं, घर पे रखा है अपना दिमाग। क्या होगी इसकी लोकेशन? गजब हो भैया, मतलब जवाब जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसके बाद ये हालत है। दिमाग चलाओ है। कहां पे? एमआरएनए क्या एमआरएनए पे लोकेटेड होगा के? कहां पहुंच गई हो? मोहल्ले में पहुंच गई हो, बस घर नहीं मिल रहा है।
यस, एग्जैक्टली। ये जितने भी एंजाइम्स हैं दे विल बी लोकेटेड एट द टेल, सी टर्मिनल डोमेन। हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि जब इनिशिएट हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन तो ये टेल कैसे एक्ट करती है? इट एक्ट्स एज अ साइट फॉर प्रोसेसिंग फैक्टर्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। वो प्रोसेसिंग फैक्टर ही तो है। कर क्या रहा है ये तीनों एंजाइम मिलके? क्या कर रहे हैं? प्रोसेसिंग ही तो कर रहे हैं। तो दे आर सिचुएटेड एट द सी टर्मिनल डोमेन या टेल ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज 2। अब आप ये देखें कि ये जो स्टेप हुआ, पहला स्टेप प्रोसेसिंग का, कैपिंग, इसका मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस? ऐसा क्यों सेल करती है? अगर कोई बताना चाहे तो बताए। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है? या यही वाला मिटा दें, इस साइड? लिख लिया सबने? बताएं क्या फायदा है, क्या जरूरत है इतनी जहमत उठाने की? सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि कैपिंग होने से ये जो 5 प्राइम एंड हमने बनाया था यहां पे, ये एंड ये सेफ हो जाता है। किससे सेफ हो जाता है? तो कैपिंग प्रिवेंट्स, या हम कहें सेफ गार्ड्स द mRNA from the attack of phosphatases and nucleases। कैपिंग कर दी। अब कोई भी एंजाइम होता है वो अपना जो सबस्ट्रेट है उसके स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन से ही उसको पहचानता है। लॉक एंड की वाली हाइपोथेसिस पढ़ी होगी, या उसके बाद इंड्यूस्ड फिट जो थ्योरी आती है। अगर कैप जैसा कुछ हुड जैसा यहाँ पे लग जाएगा तो क्या ये, पहली बात तो ये है कि इस फॉस्फेटेज एंजाइम को अपना सबस्ट्रेट ही नहीं मिलेगा, फॉस्फेट वो पहले ही रिमूव हो गया, तो ये नहीं काम करेगा। और न्यूक्लियस को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर चाहिए बाइंड करने के लिए सबस्ट्रेट से, वो स्ट्रक्चर भी हट गया, यहां से कुछ और ही आके जुड़ गया, तो न्यूक्लियस भी इस पे एक्ट नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि इस एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट होना है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोसॉल, इस दौरान अगर कहीं संपर्क इन एंजाइम्स का आ गया और ये प्रोसेस्ड नहीं है तो ये एंजाइम इसको तोड़ देंगे, काट छाट देंगे, खराब कर देंगे एमआरएनए, तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी। तो पहला बेनिफिट ये है कैपिंग से। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि कैपिंग जो है एक आइडेंटिफिकेशन मार्क की तरह एक्ट करता है कि ये कौन सा एमआरएनए है, ये प्रोटीन को कोड करने वाला एमआरएनए है। इसके अलावा भी बहुत सारे आरएनए तैयार हो रहे हैं, हेट्रोजीनियस जो आरएनए की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर आरएनए, उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से अगर हमको छांटना है कि कौन सा प्रोटीन को कोड कर रहा है तो उसके लिए ये 5 प्राइम कैप जो है वो आइडेंटिफिकेशन मार्क की तरह एक्ट करती है। जैसे हम बात करें अगर दूसरे आरएनए पॉलीमरेजेस की, जैसे आपको मालूम है कि 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। कौन कौन से? पॉल 1, 2 एंड 3। तो पॉलीमरेज 1 और पॉलीमरेज 3 ये भी पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, ये भी आरएनए बना रहे होंगे, लेकिन इनके पास, इसके और इसके, यानी कि 1 और 3 के पास क्या नहीं होती है? दे डू नॉट कंटेन CTD, सी टर्मिनल डोमेन, या इनके पास टेल नहीं होती है। और अगर इनके पास टेल नहीं है तो क्या ये एमआरएनए की प्रोसेसिंग कर पाएंगे, या जो भी आरएनए ये बना रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग हो पाएगी? नहीं। तो इससे क्या होगा? इनके द्वारा बनाए हुए आरएनए जो है वो अलग दिखेंगे और पॉलीमरेज 2 के द्वारा बनाया हुआ आरएनए, बिकॉज ऑफ दिस कैप, तो सेल को अलग अलग मॉलिक्यूल्स को सॉर्ट आउट करने में, छांटने में आसानी हो जाती है। दूसरा बेनिफिट ये है।
तीसरा जो बेनिफिट है वो क्या है कि इस 5 प्राइम कैपिंग से राइबोसोमल असेंबली यानी कि ट्रांसलेशन जब होने वाला होता है तो एमआरएनए का राइबोसोम के साथ जुड़ने में सहूलियत हो जाती है, यानी कि फिर ट्रांसलेशन के स्टेप पे ये कैपिंग जो है वो फ्रूटफुल साबित होती है। तो ये 3 मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से सेल ये कैपिंग परफॉर्म करती है। 3 एंजाइम को लगाई हुई है इस काम करने इसको परफॉर्म करने के लिए। So this was all about कैपिंग। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, टेलिंग या पॉलीएडिनाइलेशन। तो चलो इसको हम मिटा देते हैं। नंबर 2 उसी कलर से लिख दे रहे हैं, टेलिंग या पॉलीएडिनाइलेशन। तो ये बहुत आसान सी बात है। देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है कि पॉली ए टेल इज अटैच्ड एट 3 प्राइम एंड, और इसके लिए एंजाइम कौन है? जो एंजाइम है वो है पॉली ए पॉलीमरेज। पॉली ए पॉलीमरेज। लेकिन ये बस ऐसे नहीं हो जाता है, इससे पहले ये पता करना कि एक्चुअल में कहां से ये एडेनिन रेसिड्यूज जोड़ना शुरू करना चाहिए, ये कैसे पता चलता है। तो अब आप समझिए इस चीज को। सपोज करिए ये है हमारी जीन, और इस जीन पे ये आरएनए पॉलीमरेज अटैच्ड है, और ये यहां था पहले, यहां से बढ़ते बढ़ते आगे यहां तक पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि इसने अच्छा खासा हिस्सा जो है उसको ट्रांसक्राइब कर दिया है। ये क्या निकल के आ रहा है? दिस इज दी नेसेंट आरएनए। ये पॉलीमरेज 2 है, ये नेसेंट आरएनए, अभी एकदम नया नया आरएनए जो है वो निकल रहा है, बिल्कुल ताजा ताजा गर्मा गर्म है। ये 5 प्राइम एंड हो गया, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही सिंथेसिस होती है। 5 प्राइम एंड हो गया तो 3 प्राइम एंड इधर कहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, एक सिग्नल सीक्वेंस जो है वो जब आता है, लेट से ये सिग्नल सीक्वेंस यहां पे है इतनी दूर, इसको हम क्या कह रहे हैं? दिस इज द सिग्नल सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस होता क्या है बेसिकली? दिस इज 5 प्राइम ए यू ए 3 प्राइम। ये है सिग्नल सीक्वेंस। इस सिग्नल सीक्वेंस को एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस आइडेंटिफाई करता है, और इसी सिग्नल सीक्वेंस के डाउन स्ट्रीम पे यहां पे न्यूक्लियस जो है वो कट लगा देता है। तो यहां पे क्या हो रहा है? इस साइड पे कट बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने पहले क्या किया? इस सिग्नल सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ बेसिस का गैप देके और उसके डाउनस्ट्रीम में कट लगा दिया। अब जैसे ही कट लगाया क्या हुआ? यहां से डिटैच हो जाएगा। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनेशन सिग्नल की तरह एक्ट कर रहा है कि भैया आप बंद करो, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। समझ रहे हो ना बात को? जैसे ही यहां पे कट लगेगा, अब ये लेट से ऐसे, ये सीधा ऐसे यहां पे हो गया, अब स्ट्रेट हो गया ये एमआरएनए, और यहां पे सिग्नल है ही है, ये सिग्नल सीक्वेंस यहां पे। अब इसके बाद जब ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम एंड है, और ये अब क्या है? 3 प्राइम एंड। अब जब ये फ्री हो गया आरएनए पॉलीमरेज से और डीएनए से, ये वाला आरएनए, तब 3 प्राइम एंड को ये एंजाइम पॉली ए पॉलीमरेज ग्रैब करेगा और यहां पे जोड़ता चला जाएगा।
कितने जोड़ेगा? हाउ मेनी एडेनिन? 50 से लेके 200, ये रेंज है। इतने एडेनिन्स जो है वो लगातार जोड़ता चला जाएगा। इससे क्या फायदा है पॉलीएडिनाइलेशन से? इससे इस न्यूली फॉर्म आरएनए की स्टेबिलिटी में इजाफा होता है। स्टेबिलिटी इसको मिलती है और साथ ही साथ जो काम कैपिंग कर रही थी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोसॉल, उसमें भी फैसिलिटेशन मिलती है बिकॉज ऑफ दिस पॉली ए टेल। बात समझ में आ गई? तो हमने 2 स्टेप्स जो है वो प्रोसेसिंग के देख लिए, कैपिंग और टेलिंग। अब इसके बाद 2 स्टेप्स और बचे हुए हैं, स्प्लाइसिंग एंड आरएनए एडिटिंग, वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक।